नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे बॉलीवुड की खबर के साथ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस बीच एनसीबी ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को जेल में शिफ्ट कर दिया। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। शाम 5 बजे अदालत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे जमानत देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए वो सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चलिए बात एक और बड़ी खबर की। एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है, यानी टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। कंपनी ने सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ी बोली 18,000 करोड़ रुपए की लगाई। इसी के साथ अब टाटा ग्रुप के पास देश में 3 एयरलाइंस होंगी। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव तुहिन कांत पांडे और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने किया। आपको बता दें कि सरकार ने एयर इंडिया में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाया था। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। 18,000 करोड़ में यह सौदा तय हो गया। The financial bids were opened by interministerial group in presence of bidders on 29 September 2021. Both bidders quoted well over the reserve price. IMG recommended accepting the H1 bid, which was agreed to by the CGT and recommended to ISM. The Tata Sons Private Limited, their SPV, Talis Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. चलिए अब कुछ सियासी खबरें। हर चुनाव की तरह इस बार भी एमपी में उपचुनाव में बगावत ने पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोनों पार्टियों का दावा है कि बागियों को मना लिया जाएगा, लेकिन नाराजगी कई जगह सियासी समीकरणों को प्रभावित कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जोबट में कांग्रेस में बगावत, रेगांव में बीजेपी में नाराजगी, खंडवा में भी चेहरे लटके। अब रस्म रूठने मनाने की। चुनाव कोई भी हो, टिकट वितरण के बाद बगावत, नाराजगी और उसके बाद मनाने की कवायद सियासत में जैसे अब जरूरी रस्म सी हो चली है। इस उपचुनाव में चारों सीटों पर दोनों तरफ से बगावत और नाराजगी के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। जोबट में पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उधर रेगांव में बीजेपी में बगावत के संकेत हैं। टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और बहू पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। पुष्पराज बागरी ने खुद नामांकन दाखिल कर दिया, हालांकि बाद में वो मान गए। वहीं देवराज ने अपनी पत्नी वंदना को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा और वे चुनाव मैदान से हट जाएंगे। पर जो लोग भी हैं, अगर किसी ने फॉर्म भी लिया है तो उनसे भी पार्टी के नेताओं की बातचीत हो गई है और कहीं भी किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 144 धारा लगा दी है, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया है पुष्पराज बागड़ी के ऊपर। वो इनकी पार्टी के जो है सबसे लंबे समय तक विधायक रहे आदमी का लड़का है। अगर उसने एक फॉर्म भी निकाल लिया है तो उसे समझाने के ऐसे समझाया जाता है कि उस पर मुकदमे दर्ज कर दो। ये जो नादिरशाही कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो है स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है सौदेबाज नेताओं को थोप रही दूसरी पार्टियों के, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है और ये ज्वालामुखी फूटेगा इस चुनाव में। जाहिर है बगावत ज्यादातर नाराजगी जताने भर तक होती है और आगे मौका मिलने का आश्वासन मिलते ही तेवर ठंडे पड़ जाते हैं। यहाँ वरिष्ठतम नेताओं का रोल सबसे अहम हो जाता है और खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश की, उसे नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया।
मैं हर कार्यकर्ता का संरक्षक हूं, क्योंकि मैं अब युवा नेता नहीं हूं, 63 साल का हो गया हूं। जोशी जी, पटवा जी, प्यारेलाल जी, नाना साहब, एक पीढ़ी चली गई तो कौन सबका ध्यान रखेगा? मेरी ड्यूटी है, मैं हर कार्यकर्ता का ध्यान रखूंगा, मैं हर्ष का भी ध्यान रखूंगा। और अर्चना दीदी बैठी, जब दुख का पहाड़ टूटा था तो मैंने अर्चना को कभी अकेले नहीं रहने दिया। मैंने कहा तेरा भाई जिंदा है अर्चना, चिंता मत करना। और कभी पहले राखी नहीं बंधवाई थी, मैं राखी बंधवाने अर्चना के पास जाता था, राखी बांध तेरा। पिछले कुछ सालों में चुनाव से पहले पार्टी बदलने का ट्रेंड काफी बढ़ा है, लिहाजा नाराजगी और बगावत भी बढ़ी है, जो चुनाव में पार्टियों के समीकरण भी बिगाड़ देती है। ऐसे में संगठन की सूझबूझ खासी अहम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर दमोह से उत्साहित कांग्रेस 4 उपचुनाव भी उसी पैटर्न पर लड़ने जा रही है। बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में ना तो पार्टी की तरफ से ज्यादा शोर शराबा होगा और ना ही जगह जगह सभाएं होंगी, यानी चुनावों का सारा दारोमदार स्थानीय कार्यकर्ता पर होगा। हालांकि बीजेपी को इसमें कांग्रेस की मजबूरी नजर आ रही है। देखिए ये खास खबर। उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस को अपने दमोह फॉर्मूले पर ही भरोसा है। स्टार प्रचारकों की सूची तो है, पर किसकी कितनी और कहां सभा होगी इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। मतलब साफ है कि जहां चुनाव है वहीं के कार्यकर्ता संभालेंगे उपचुनाव की बागडोर। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ता तैयार होंगे और हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने जो पैटर्न दमोह में अपनाया था, हमें ना बड़ी सभाएं करनी, ना रैलियां निकालनी है, ना जो है चक्कर लगवाने, कार्यकर्ता के हाथ में कमान दी और हमारा कार्यकर्ता टेस्ट हो रहा है। उसने दमोह में अपना टेस्ट दिया, अव्वल नंबर पास हुआ, और वो इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है जिजीविषा के साथ ऊपर खड़ा होकर बाहर निकल के आ रहा है और वो इनको धूल चटाएगा। ये अपनी अपनी रणनीति है। हमारी रणनीति है कि हमारे कार्यकर्ता में हमें जान फूकनी है। कांग्रेस की अपनी रणनीति है तो बीजेपी प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। मंत्रियों को विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में लाने की तैयारी है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, वो दौरे कर नहीं सकते, इसलिए वो इसके लिए कई बहाने बनाएंगे। और राजनीति में तो जितना अधिक जनता के बीच में जाओ वो ही राजनीतिक सफलता होती है, तो वो तो जनता से दूरी रखते हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है तो कांग्रेस में कोई कैडर वर्कर तो है नहीं है, और इसलिए उतना परिश्रम वो कर नहीं सकते स्वराज जी बराबर, तो इस तरह की बात करते हैं। तो क्या इसमें उम्र भी एक कारण, वो जीवन में कभी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे ही नहीं है। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में बिना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के नहीं जाते, तो प्रदेश में कहाँ चले जाएंगे। चुनाव कोई भी हो, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उपचुनाव में ये नजर भी आ रही है। लेकिन दमोह की अपनी तासीर है और 4 सीटों की अपनी। कांग्रेस का उत्साह कहें या जीत का परिचायक दमोह, दमोह के बाद कांग्रेस ने अपने आप को बदला है और इस बार के उपचुनाव में भी वही सब नजर आ रहा है। कांग्रेस ये तय कर बैठी है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर बड़े नेता चुनाव मैदान में दिखाई तो देंगे, लेकिन उस तरह नहीं होंगे जैसा बीजेपी सभाएं करेंगी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस एक अलग तरह के मैसेज देने की तैयारी में है? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। रैगांव उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। नवरात्रि के दूसरे दिन कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटों ने भी फॉर्म दाखिल कर दिया। हालांकि शाम होते होते उनका मन बदल गया। देखिए ये रिपोर्ट। रैगांव उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। मुकाबले में बीजेपी, कांग्रेस, सपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी ने परिवारवाद से ऊपर उठकर टिकट बांटे तो बागरी ब्रदर्स दौड़ से बाहर हो गए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दोनों भाइयों ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि शाम होते होते बागरी ब्रदर्स वापस बीजेपी के पाले में आ गए। जिस तरह से मैं आप सभी के बीच में हर समय, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप सभी के छोटे से बुलावे पर मैं हर समय क्षेत्र में उपस्थित रहता था।
उसी प्रकार मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहूंगा और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया, मुझे पूरा आश्वासन दिया कि मैं आप सभी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। यह मैं सब आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। इसी बात से आप सभी आश्वस्त हो और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रत्याशी भतीजी प्रतिमा बागड़ी को आप लोग अपने पूरे मन से, पूरे आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से यहां से जिता करके भेजें। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने शुभ मुहूर्त पर नामांकन जमा किया। इस दौरान सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व नागौद विधायक यादवेंद्र सिंह के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कल्पना वर्मा ने अपनी जीत का दावा भी किया है। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसान जो हमारे 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। और हमारे रेगांव के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ऐसी विधानसभा रेगांव ही है जो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। वहाँ ना तो सड़क है, ना ही नाली है, पानी की इतनी बड़ी समस्या है, बर्गी का इतना बड़ा मुद्दा है, आज तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। सीधे तौर पे हमको ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी इस बार विजय जरूर होगी। बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम शिवराज के तय समय पर ना पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और सांसद की मौजूदगी में नामांकन जमा किया। बीजेपी ने बगावत को दरकिनार किया और जीत का दावा पेश किया। मैंने गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेकर इस चुनाव में जाने के लिए प्रयासरत हूँ कि गर्ल्स एम्पावरमेंट मेरा पहला मुद्दा रहेगा। रुके हुए विकास कार्यों का क्या करना पड़ेगा, जिनको क्रियान्वयन कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये कोई बगावत नहीं है, लास्ट में सब एक होंगे। पूरे दावे से बोले, कठिनाई नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में सब एक होंगे। रेगांव के रण में कौन जीतेगा ये तय नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी का भी गेम जरूर बिगाड़ सकती है। रेगांव के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह बागड़ी को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। बागड़ी 1990 में जनता दल से रेगांव का चुनाव जीते थे। तब से अब तक वो सियासी हाशिए पर हैं, लेकिन जीत का दावा तो कर ही रहे हैं। लोग मुझे ही जिताने के लिए कह रहे हैं और इस बार कांग्रेस और बीजेपी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है और रेगांव क्षेत्र का कोई भी प्रत्याशी न कांग्रेस के पास है न बीजेपी के पास, सब बाहर के लोग हैं। ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हम रेगांव क्षेत्र के हैं और ऐसे प्रत्याशी हैं जिनने कभी सेवा ही नहीं किया, कभी पसीना ही नहीं बहाया और लालच बड़ी खराब होती है, लालच में इतिहास बदल जाता है। सारी सियासी कयावत 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए है और 2 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम। अब ये रेगांव के मतदाता को तय करना है कि वो किसके वादे पर भरोसा करते हैं। प्रशांत सिंह परिहार, बंसल न्यूज, रेगांव। पूरा देश नवरात्रि के त्योहार में मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। सभी प्राचीन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एमपी में भी माता के कई ऐसे ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी आस्था और मान्यता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देवी मां के मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां डकैत अपनी जान और माल की रक्षा के लिए मां के सामने शीश नवाया करते थे। ये है सांताऊ शीतला माता का मंदिर, जिसे लोग डकैतों की देवी के नाम से भी जानते हैं। आज भले ही ग्वालियर चंबल अंचल में डकैतों का खात्मा हो गया हो, लेकिन कई दशकों तक इस इलाके में डकैतों का बोलबाला रहा है। ग्वालियर चंबल की भौगोलिक स्थिति यहाँ के बीहड़ और घने जंगलों में डकैतों की तूती बोला करती थी, लेकिन वो डकैत भी देवी माँ के बड़े भक्त थे। ये डकैत ग्वालियर के नजदीक जंगल में स्थित सांताऊ शीतला माता के मंदिर में माथा टेकने जरूर आते थे। मोहर सिंह, मलखान सिंह, माधो सिंह और दयाराम राम बाबू गड़दिया गैंग के ये डकैत न केवल मां के सामने अपना शीश नवाते थे, बल्कि अपनी मुराद पूरी होने पर यहाँ बड़े बड़े घंटे भी चढ़ाया करते थे। ये घंटे आज भी मंदिर में मौजूद हैं। आस्था तो हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो डकैत हो, कोई जन्म से कोई डकैत बनता नहीं है ना, कुछ न कुछ समस्या होती है, इसी बनता है।
परंतु उनका भाव थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो जंगल में रहती है। तो ऐसे डकैत चाहे मोर सिंह होए, माधो सिंह जी, ऐसे मलकान सिंह, दयाराम, सभी आते हैं, सभी दर्शन करते हैं और सभी मैया पे कुछ न कुछ अर्पण करना, बोलना, उनका भला होना। तो इस प्रकार से हाँ सभी आते हैं, सभी आते, हाँ सभी आते। अरे जो देखो ये तो मेला चलता है, किसी के माथे पर लिखा नहीं है और सभी आते हैं वैसे। हाँ घंटा भी चढ़ा है। सांताऊ शीतला माता का मंदिर डकैतों की आस्था का बड़ा केंद्र था। दयाराम राम बाबू गडरिया गैंग के सदस्यों ने भी मंदिर में घंटा चढ़ाया था। वो माता रानी का अभय वरदान लेने के लिए अक्सर मंदिर पर आया करते थे। यहाँ तक कि पुलिस को उसके खात्मे के लिए मां शीतला से विशेष विनती करनी पड़ी और पुलिस ने ये मन्नत मांगी कि दयाराम राम बाबू गडरिया गैंग का खात्मा होगा तो वो डकैतों से भी ज्यादा वजनी घंटा मंदिर में चढ़ाएंगे। और ऐसा हुआ भी। राम बाबू गडरिया गैंग का एक एनकाउंटर में खात्मा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मंदिर में अपनी मन्नत के मुताबिक घंटा चढ़ाया। जैसा कि बता रहे हैं, एक बार गडरिया गैंग ने भी घंटा चढ़ाया था अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो उससे हम लोगों को भी लगा कि जब गडरिया की रक्षा देवी जी करेंगी, शीतला माता करेंगी, तो क्यों ना हम भी कोई ऐसा मनोकामना करें। तो हम लोग भी पुलिस फोर्स में पूरी टीम के साथ गया था और हमने भी मनोकामना मानी थी कि जब इसका सफाया हम कर देंगे इस गैंग का, तब हम, उसने 1 क्विंटल का घंटा चढ़ाया था, हम 1.25 क्विंटल का घंटा चढ़ाएंगे। और जब वो उसका सफाया हम लोगों ने कर लिया, तब हमने 1.25 क्विंटल का घंटा माँ देवी जी पे, शीतला माता पे चढ़ाया। माँ का ये दरबार भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। आज भी माँ अपने भक्तों को अभय वरदान देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर पहुँचता है, उसकी माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ के दरबार में हर कोई शीश नवाता है। माँ अन्याय, अत्याचार और बुराई का नाश करती है। लेकिन आज भी माँ का मंदिर डकैतों की आस्था की गवाही देता है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सरोगेसी तकनीक के जरिए बेसहारा गायों को नया जीवन दिया जा रहा है। इस तकनीक का प्रयोग गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी अब शुरू हो गया है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने इसकी खास पहल की है। देखिए रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। अभी तक किसी इंसान को संतान हासिल करने के लिए सरोगेसी तकनीक की मदद लेते देखा और सुना गया था, लेकिन अब इस तकनीक का इस्तेमाल जानवरों पर भी शुरू हो गया है। ये कमाल कर दिखाया है जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने, जहां गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए डॉक्टरों ने गायों में सरोगेसी शुरू की और सड़क पर घूमने वाली आवारा गायों पर ये प्रयोग किया। और ऐसी गाय जो अनप्रोडक्टिव है, जिसमें से हम कोई फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, जैसे रोड साइड में है या कि ये गौशालाओं में जो गाय है मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, तो हम उनको जैसे दाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सरोगेट के रूप में हम उनको यूज करते हैं। तो भ्रूण हम निकालते हैं अच्छी गायों से और उसका ट्रांसफ़र करते हैं ऐसी निम्न स्तर की गायों में जिनका दूध बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ से फ़ायदा ये मिलता है कि ऐसी गायों से जो निम्न स्तर की गायें हैं उनसे हमको प्योर जर्मप्लाज्म मिल जाता है। विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन की मदद से करीब 30 गायें ली थीं, उनमें ये प्रयोग किया गया। सभी गायों की देखरेख वैज्ञानिक खुद कर रहे हैं और जो गाय गर्भवती हुई हैं, उनके पोषण आहार का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमने अभी 2 लाट लगाए हैं, तो पहले लाट में हमने 13 काउस में हमने किया था, गौशाला की गाय में, जो कि हम कलेक्टर के माध्यम से यहाँ पे लाए थे। उन 13 में से 8 गायें हमारी प्रेग्नेंट हो गई हैं और उनकी ड्यू डेट 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को ब्याएंगी। लेकिन यदि डिले भी होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हमको बच्चे मिल जाएंगे। वैज्ञानिकों ने सरोगेसी तकनीक से बेसहारा गायों को न केवल नया जीवन दान दिया है, बल्कि इन गायों को सबसे अच्छी नस्ल की गाय को जन्म देने के लिए तैयार कर लिया है। गौशाला में 15 गाय गर्भवती हैं। ये इसी महीने के अंत तक अच्छी नस्ल के बछड़े या बछिया को जन्म देंगी, यानी ये प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ। अमित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, जबलपुर।
इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।